हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आवर आर्टिकल 26। ये बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब हमने आर्टिकल 25 पढ़ा और 26, इसमें एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जो आर्टिकल 25 है वो एक इंडिविजुअल के पास था, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है, मतलब एक ग्रुप के पास है। अब आप रिलीजियस डिनोमिनेशन वर्ड का मतलब जान लो। देखो, ये भी शेड्यूल मर्ड के केस में कोर्ट ने कहा था कि 3 कंडीशन होनी चाहिए जो लोग एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाएंगे। उसके अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट इस ग्रुप के अंदर, उनका कॉमन फेथ होना चाहिए, ठीक है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन रहनी चाहिए और उन लोगों को एक डिस्टिंक्टिव नेम से जाना जाए। ओके, तो इन्हें कहते हैं, ये तीनों कंडीशन अगर किसी ग्रुप में सेटिस्फाई हो जाएगी तो उन्हें बोला जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये जो राइट है हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास अवेलेबल है, लेकिन हाँ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि रिलीजियस डिनोमिनेशन से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करेंगे क्लॉज ए की। क्लॉज ए कहता है कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन, ध्यान रखना जब भी मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि ये राइट है, राइट, ये राइट किसके लिए है? एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, एक ग्रुप के लिए। आपको पता है ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं इन्हें फर्दर और सेक्स में बांटे जा सकते हैं। जैसे मुस्लिम है, वो भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ, वो भी पार्ट से बटा हुआ, जैसे शिया, सुन्नी, ऐसे करके। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्लॉज ए की, जो कहता है कि हम लोग इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं और रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशंस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। ओके, इसमें ऐसे कुछ था नहीं, इसमें बस इस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस की बात थी। दिस मार्क द कीवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस है जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज बी, वो कहता है कि हम अपने जो मैटर्स हैं रिलीजन के कंटेक्स्ट में, उसे हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन है जिसका मैटर होगा किसी रिलीजन से रिलेटेड, तो खुद उस अफेयर को मैनेज कर सकता है। जैसे कि देखो, हर एक रिलीजन में होता है ना कि पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करना है, इस तरीके से वर्शिप करनी है, तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन ही डिसाइड करेगा, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। और लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे भी ये बात बोली थी जब मैंने आर्टिकल 25 पढ़ाया था, अभी भी यहाँ पे बात बोलती हूँ। आप हर चीज़ तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते ना जो आपका रिलीजन कहता है, डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लेकिन हाँ, जो इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करा आपके कस्टम का, वो उसे आप पक्का ही एक्सरसाइज कर सकते हो। और वो डिसाइड कौन करेगा क्या इंटीग्रल पार्ट फॉर्म कर रहा है? वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, अगर एक बात हम लोग जानते हैं कि वो जैसे क्या होता है, आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करो, जैसे हवन वगैरह ये सब आप करोगे, उसमें पैसा लगेगा, तो या फिर आप प्रीस्ट एम्प्लॉय करो या कोई सर्वेंट एम्प्लॉय करो मंदिर के, उसमें पैसा लगेगा। तो ये इन सबको ना, जस्ट बिकॉज उसमें पैसा लगा, हम इसे फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं मानेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानेंगे, जबकि हम इसे सेक्युलर एक्टिविटी ही मानेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, यहाँ पे केस की बात करते हैं, बीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या हुआ था, एक जगन्नाथ टेम्पल एक्ट आया 1954 में, वो इस टेम्पल से रिलेटेड था, जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड। वो ऐसा बोला गया, वहाँ के लोगों ने बोला कि ये जो है आर्टिकल 26B का वायलेशन कर रहा है। अब रीज़न क्या था कि जो इस एक्ट के थ्रू जो कंट्रोल था, जो वहाँ के राजा थे, उनसे एक कमेटी को दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्ट है, ये देखो, जो मतलब जो हमने पावर कमेटी को दे दिया है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सेक्युलर एक्टिविटी, एक रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो सेक्युलर फंक्शन है ना, वो उसमें बस थोड़े से चेंजेस किए गए, लेकिन जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, सेवा पूजा वगैरह, उसे बिल्कुल भी टच ही नहीं किया गया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 26B का वायलेशन है, कि आप अपनी मर्जी से आप अपने रिलीजियस मैटर को नहीं संभाल पा रहे? तो एक्ट जो है डिडंट वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, इसमें क्लॉज सी और डी की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन चाहे प्रॉपर्टी एक्वायर करना, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वो एक्वायर कर सकते हैं अपने रिलीजन के नाम पे। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है ना, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अब आप देख रहे हो, जो रिलीजियस मैटर था आप उसे खुद संभाल सकते थे, ठीक है, उसमें लॉ का कुछ वो नहीं था। लेकिन अब वाला जो राइट आया है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, लॉ के अकॉर्डिंग मतलब अगर लेजिस्लेचर चाहे, दैट मीन्स पार्लियामेंट अगर चाहे, तो कंट्रोल करने के लिए लॉज बना सकती है क्लॉज सी और डी को। लेकिन हाँ, पिछले वाले के लिए जो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस मैटर संभालना, उस पर नहीं बनाएगी, वो आपसे पार्लियामेंट राइट ले ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए बना सकते हैं, पर पार्लियामेंट आपसे वो राइट नहीं ले सकती।
हाँ, ये वाले राइट ज़रूर लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने भी एक बात ये कह दी, कहा कि आप ठीक है, आप रेगुलेशंस बनाओगे, लेकिन वो जो रेगुलेशन होने चाहिए ना, रीज़नेबल होने चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ ये देखना चाहिए किसी तरीके का मैल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। बस वो रेगुलेटरी होने चाहिए, ये नहीं कि किसी और के राइट को वायलेट ही कर दे, इस राइट का कोई मतलब ही ना रह जाए। ओके देन अब इससे बात समझ रहे हो ना कि आर्टिकल 26 जो है वो स्टेट के राइट से नहीं इंटरफेयर कर रहा, अगर स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहे। अब जो 26 क्लॉज सी है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये कोई एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इवन यू नो दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।